हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो इसके पहले एक लेक्चर में हमने देखा अटरवर्क्स लिमिट या फिर जिसको हम कंसिस्टेंसी सॉइल ऑफ कंसिस्टेंसी बोलते हैं, उनके बारे में हम इसके पहले के लेक्चर में पढ़े थे, जिसमें हमने 3 अटरवर्क्स लिमिट के बारे में पढ़ा था। श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, 3 लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इनको ज्ञात करने के लिए आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ये चैप्टर नंबर 3 हमारा क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल का पार्ट नंबर 4 होने वाला, 4 या फिर 5 जो भी हो आप चेक कर लीजिए, पार्ट नंबर 4 या 5 होने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि प्लास्टिक लिमिट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, सॉरी लिक्विड लिमिट को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर प्लास्टिक लिमिट और उसके बाद फिर श्रिंकेज लिमिट। इस प्रकार से हम आज 3 टॉपिक हमको इस लेक्चर में कवर करना है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं इन लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आपको कोई सॉइल सैंपल दे जाएगा, आपके पास कोई सॉइल सैंपल है, आपसे कह दिया गया आपको कहीं साइड पे है, आपको वहाँ की बेरिंग कैपेसिटी चेक करनी है या फिर उस मिट्टी का लिक्विड लिमिट चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे वही चीज आज हम बताएंगे आपको। यहाँ पे थ्योरेटिकली बताएंगे, प्रैक्टिकली आपको साइट पर जाकर ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकली आपको सारी चीजें बता देंगे, प्रैक्टिकली आप साइट पे जाके जब आप डिप्लोमा पास करेंगे, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर कहीं पे, ये चीज आपके क्या करते हैं कॉलेज में भी करवाया जाता है। ये प्रैक्टिकल आप सभी के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप सभी के सिलेबस में दिया गया है। आपके कॉलेज में अगर उपकरण होगा तो ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ठीक है, तो करवाया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं करवाया जाएगा, फिर कोई बात ही नहीं जब नहीं है तो शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को और देखते हैं कि लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अटरवर्क्स, डिटर्मिनेशन ऑफ अटरवर्क्स लिमिट क्या हेडिंग होगी हमारी आज की, डिटर्मिनेशन ऑफ अटरवर्क्स लिमिट, मतलब कि अटरवर्क्स सीमाएं ज्ञात करना। एक मिनट, डिटर्मिनेशन ऑफ अटरवर्क्स लिमिट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ अटरवर्क्स लिमिट, अटरवर्क की सीमाएं ज्ञात करना, ये आज की हमारी हेडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लिक्विड लिमिट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट ज्ञात करना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिक्विड लिमिट ज्ञात कैसे करते हैं। ये इसके लिए हमारे पास 2 मेथड दिए गए हैं, एक कैसाग्रांडे मेथड है। एक कैसाग्रांडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक उपकरण बताया और उस उपकरण से लिक्विड लिमिट ज्ञात करने की विधि बताई, तो इसीलिए उसका नाम कैसाग्रांडे मेथड रख दिया गया। कैसाग्रांडे उपकरण भी उसको बोलते हैं, जो उपकरण होता है उसको कैसाग्रांडे उपकरण, और इस टेस्ट को, इस मेथड को कैसाग्रांडे मेथड बोल देते हैं। और सिंगल पॉइंट मेथड भी है। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए ये दोनों मेथड्स क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करें कि मृदा की द्रव सीमा कैसाग्रांडे के द्वारा सीमा उपकरण, ठीक है, कैसाग्रांडे के द्रव सीमा उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कैसाग्रांडे उपकरण जो होता है वो किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं 2D में और 3D में। अभी आपको फिगर हम साइड में शो करा के दिखा देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम उपकरण बना देते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है, 2D फिगर जो आपकी बुक में दिया गया है उसको बनाते हैं। ठीक है, उपकरण थोड़ा हम यहाँ पे छोटा बनाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। ये क्या होता है, ये हमारा रबर का आधार होता है। ठीक है, क्या रबर का आधार होता है, ये कैसा बना होता है, कुछ
इसको हम बनाते हैं अगर ये फिगर कुछ हमारा कुछ इस तरह का ये फिगर बना होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा आपको सही नहीं दिख रहा होगा। और ये बनेगा कुछ इस तरह से, ये बना होता है। और यहाँ पे क्या एक बाउल रखा होता है, क्या कटोरी रखी होती है, इसको हम बाउल बोल देते हैं। ठीक है, क्या बाउल बोल देते हैं। इस तरह से ये होता है। ये 150 mm होता है, ये 50 mm होता है। और क्या, ये हमारा यहां से लेके कहां तक की, यहाँ ऊपर तक की हाइट, ये टोटल हाइट हमारी कितनी होती है, 54 mm होती है ये टोटल हाइट। और ये जो होता है ये 27 होता है, कितना, 27 mm। ठीक है, सारी चीजें, सारी डायमेंशन जो हो वो mm में आपको दी गई है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और अब इसी में दूसरा क्या बनता है हमारा, इसी में बनता है ये, तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे ऐसे कैसे ग्राउंड उपकरण रख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, इसी को इस साइड से देखेंगे। अब तक तो इस साइड से देख रहे थे, अब इस साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो चीज हम देखते हैं। तो ये हमारा बाउल ऐसे होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बाउल हमारा होता है। और इस बाउल में ये एक सॉफ्ट की तरह लगा होता है। ठीक है, और इसमें फिगर बना लेते हैं। फिगर हमको देखना पड़ा थोड़ा सा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी ये डॉटेड रहेगा। ठीक, ये हमारा हो गया। ये कितना होता है, ये 125 होता है। ये एक क्या करते हैं, हैंडल लगा होता है, इसको क्या हैंडल बोलते हैं। हैंडल को पकड़ के ऐसे नचाते हैं, जिससे क्या होता है, ये ऊपर, जब हम जब प्रोसेस बताएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, और अगर हम बनाते हैं तो फिर ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से होता है। इसको कैसा ग्रांडे उपकरण बोलते हैं। ठीक, क्या कैसा ग्रांडे उपकरण इसको बोलते हैं। ये जो हमारा होता है, एक बार आप रुकेंगे। ठीक है, ये क्या ASTM टूल होता है। अब इसकी भी लेंथ देख लेते हैं। ये जो होता है, ये हमारा 20,
ये 20, ये 50, ये 51 रेडियस, ठीक है, कितनी 51 रेडियस ये हमारी हो जाएगी। और ये जो हमारी होगी क्या, ये यहाँ से जो पोजीशन में ये 8 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा क्या, ये जो हो जाएगा ये 2 mm हो जाएगा, ठीक, कितना, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 11 mm, हाँ 11 mm, सॉरी 2 mm, हाँ 2 mm आप ही चाहेंगे, ठीक है। ये टोटल हमारा कितना होता है, ये 440 होता है, 440, ठीक है। ये भी हमारा ये चीज 20 होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। और अगर हम देखना चाहें, थोड़ा सा फिगर आपको कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा फिगर में सारी चीजें, ठीक, फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो परेशान मत होइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बाकी ये हमारा कैसा ग्रांडे टूल, सॉरी कैसा ग्रांडे टूल होता है, एएसटीएम टूल ये नहीं है, ये हमारा कैसा ग्रांडे टूल होता है। एएसटीएम टूल क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये हमारा ये कुछ ये हमारा क्या होता है, एएसटीएम टूल होता है, क्या, एएसटीएम टूल, ठीक है। कुछ उपकरण और है, जैसे क्या होता है, ये हो गया, और फिर से इसी तरह ये इस तरह से कुछ होता है, ये कितना होता है, ये हमारा 60 होता है, कितना 60, ये 13.6 mm होता है, और ये हमारा 2 mm होता है, इसी तरह से ये 45 mm होता है, 45 डिग्री, और ये हमारा कितना 60 mm होता है। ये एएसटी, सॉरी कैसा ग्रांडे टूल, कैसा ग्रांडे टूल, और ये एएसटीएम टूल, ये आपका उपकरण होगा कैसा ग्रांडे उपकरण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिगर आपको कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, तो क्या करेंगे जब आप फिगर बनाएंगे, पहले ये फिगर, इसको हम फिगर नंबर 1 बोल देते हैं, और इसके नीचे जस्ट ये फिगर नंबर 2 इसको बोल देते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे ये जिसको हम फिगर नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। अब आप जब अपनी कॉपी बनाएंगे तो इसके साइड में, ये फिगर नंबर 1 के साइड में ये फिगर नंबर 1 डैश बनाएंगे, फिर इसके नीचे जस्ट फिगर नंबर 2 डैश बनाएंगे, फिर जस्ट इसके नीचे ये फिगर नंबर 3 डैश बनाएंगे, ठीक। तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक। यहाँ पे बोर्ड पे उतना स्पेस नहीं है कि अच्छे से बनाया जा सके, ठीक है। तो आप ऐसे सीक्वेंस वाइज बनाएंगे जब आप फिगर बनाएंगे। अब हम इसकी प्रक्रिया को समझाते हैं। पहले आपको अब यहाँ पे स्टार्ट पे 3D फिगर इसका दिख रहा होगा, ठीक है, कि कैसे होता है ये देखने में 3D में। आपको उसमें दिख रहा होगा कि हैंडल लगा हुआ है, उसको पकड़ के जब नचाते हैं एक कटोरी लगी हुई है, जब हैंडल पकड़ के नचाते हैं तो वो कटोरी क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, और ये जो नीचे लगा होता है, ये जो लगा है ये रबर का बेस होता है, ठीक है। रबर का बेस होता है, आपको 3D में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो रबर का बेस होता है जिसपे क्या होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो मिट्टी की खांचे जो होते हैं वो भरते हैं। अब हम फिगर को हटा रहे हैं और प्रोसेस को समझा रहे हैं, ठीक है। अब प्रोसेस की बात करते हैं, तो किस प्रकार से हम इस प्रोसेस को करते हैं,
कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके लिक्विड लिमिट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको हमने चालनी का नंबर बताया था, कई चालनी के नंबर बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था 60 mm, 80 mm, 63 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, ठीक है, इस तरह 4.75 mm, फिर 2.36 mm, 1.18 mm, 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन और 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, ठीक, 75 माइक्रोन, ये सारे हमने आपको सीप साइज बताए थे। तो अब क्या करेंगे, हमको ये चीज लिक्विड लिमिट किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, हम हमेशा फाइन ग्रेन सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। जो ये अटलबर्ग्स लिमिट है, ये चीज हमने आपको बताया था, ये केवल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही क्या होती है, मान्य होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट नहीं ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी, किसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। तो सॉरी, हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, IS 425 मतलब 425 माइक्रोन की चालनी लेंगे। उस चालनी से क्या करेंगे, जो हमारी मिट्टी है, सॉइल सैंपल हम कुछ लेंगे जिसका हम जिसका हमें परीक्षण करना होगा। तो सॉइल सैंपल लेने के बाद हम उसका परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो उस सॉइल को पहले 425 माइक्रोन की चालनी से चाल लेंगे। 425 माइक्रोन की चालनी से चालने के बाद क्या करेंगे, हम उस मिट्टी को, हाँ ठीक है, क्या करेंगे, एक मिनट, अब देखते हैं। तो 425 माइक्रोन की चालनी से हमने चाल लिया। उसके बाद उस मिट्टी को क्या करेंगे, हम भट्टी में, ओवन में ले जाके रख देंगे ताकि वो शुष्क हो जाए, उसमें कोई नेचुरल वाटर ना रह जाए। फिर उसको जब ओवन में से निकालेंगे तो उसको हम पेस्ट बनाएंगे। क्या पेस्ट कैसे बनाएंगे, उसमें पानी मिला के पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद, ठीक है, उसको हम, जब वो अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, उसको क्या करेंगे, हम इस कटोरी में, ये जो कटोरी आपको दिख रही है, इस कटोरी में हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर हाइट तक। इसमें हम क्या करेंगे, उसको भर लेंगे मिट्टी को भरने के बाद ये जो हमारा क्या ASTM टूल है, क्या ASTM टूल, इसको हम ASTM टूल बोलते हैं। तो ये जो ASTM टूल है, इससे क्या करेंगे, इसमें ग्रुप काट देंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, अब फिगर हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला फिगर मिटा दे रहे हैं, ये वाला रंग दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, बाउल है, इसमें क्या किया हमने, ये मिट्टी भर दिया 1 सेंटीमीटर तक। हम क्या करेंगे, इसमें मिट्टी भरेंगे। मिट्टी भरने के बाद जो पेस्ट होगा वही पेस्ट हम इसमें भरेंगे। पेस्ट भरने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम खांचा काटेंगे। क्या करेंगे, खांचा, जैसे ये कटोरी है, कटोरी में मिट्टी हमने भरा, ये ऐसे दिखा। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम खांचा ऐसे खांचा काट देंगे, बीचों बीच एक खांचा काट देंगे, खांचा जिसको हम ग्रोव बोलते हैं। अब क्या करेंगे, खांचा तो हमने काट लिया इसमें। अब ये जो हमारा हैंडल दिया गया है, ये हैंडल को हम घुमाएंगे। क्या करेंगे, हैंडल को घुमाएंगे तो ये कटोरी जो होगी ये ऊपर नीचे होगी, बार बार इसी पे झटका लगेगा। किस पे, रबड़ का ये जो बेस है, ये रबर बेस यहाँ पे देते हैं, ठीक है, रबर बेस है। अब क्या करेंगे, इसको जब नचाएंगे तो ये बार बार ऊपर नीचे होगा। तो खांचा जो मिट्टी है, पेस्ट, वो गीला है, तो वो जाहिर तौर से जब खांचा रहेगा तो ऐसे मिट्टी भरेगी, ठीक, क्योंकि मिट्टी दोनों तरफ से आके ऐसे ही, जैसे ये मान लेते हैं कुछ इस तरह से खांचा कटा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से कुछ खांचा कटा हुआ है। तो जब इसके ऊपर निकलेगी तो ये मिट्टी यहाँ से ऐसे बह के आएगी, क्योंकि ये गीली है, मिट्टी इसी में आके भरेगी, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ ब्लोज
2 चक्र 2 राउंड पर सेकंड की स्पीड से इसको हम नचाएंगे। 1 सेकंड में 2 राउंड ये हमारा घूमना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। ये जो हैंडल है 1 सेकंड में 2 राउंड घूमना चाहिए। 2 राउंड पर सेकंड की स्पीड से इसको हम घुमाएंगे, जिससे ये बार बार ऊपर नीचे होगा। अब एक यहाँ पे रीडिंग नोट करने के लिए बना रहता है, उसमें रीडिंग होगा कि हाँ इतने नंबर ऑफ ब्लोज हुए, और यहाँ पे फिर इसको नापेंगे, ठीक है। तो ये तब तक इसको हम घुमाएंगे जब तक ये 12 mm खांचा भाग ना जाए। क्या 12 mm पर, जैसे हमने क्या किया, ASTM टूल से इसमें होल कर लिया, क्या किया, सॉरी ग्रुप काट किया। ग्रुप काटने के बाद फिर उसको कैसा डाले टूल से ग्रुप को हम बड़ा करते हैं। ये जो बना हुआ इसकी नोक द्वारा इसको और हम फैला देंगे, क्या करेंगे, फैला देंगे। फिर उसको नचाएंगे, नचाने के बाद फिर क्या होगा, ये भरेगा। तब तक नचाएंगे जब तक ये 12 mm तक ग्रुप भर ना जाए, तब तक इसको हम नचाते रहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगी। यही क्रिया हम बार बार दोहराते हैं। बार बार दोहराएंगे तो हमारे पास कई रीडिंग्स आएंगी, ठीक है। कई नंबर ऑफ ब्लोज पे बार बार आएगा, अलग अलग रीडिंग आएगा। तो उसको रीडिंग को हम नोट करते हैं और एक ग्राफ में उसको प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको बताया था फ्लो कर्व, जो फ्लो इंडेक्स हमने आपको नहीं बताया था, फ्लो कर्व नहीं बताया था जब हम आपको इंडेक्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो वहां पे हमने आपको ये नहीं बताया था। अब यहाँ पे हम बताएंगे फ्लो कर्व क्या होता है, वो कैसे बनता है। अब ये जो रीडिंग आएगी, इसको ये रीडिंग को अगर हम एक ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे, इस रीडिंग को जो ग्राफ में किसके बीच ग्राफ खींचेंगे, नंबर ऑफ फ्लोज और वाटर कंटेंट, कितने वाटर कंटेंट मिला है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लोज पे क्या हो रहा है, वो 12 mm खांचा भाग जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे। दस 20, 30, 40, 50, ठीक है। और इधर 22, 23, 24, 25, 26, 27, कुछ इस तरह से हम नोट कर लेते हैं। अब हमको कितना चाहिए कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे ये हमारा खांचा पूरा भर जाना चाहिए। अगर 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे 12 mm का जो खांचा है वो हमारा पूरा भर जाना चाहिए, हाँ ठीक। 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे पूरा खांचा भर जाना चाहिए। तो इधर वाटर कंटेंट WC लिख देते हैं, ये नंबर ऑफ ब्लोज, ये नंबर ऑफ ब्लोज है, ये वाटर कंटेंट है। तो 25 कहाँ पर, ये हमारा 25 यहाँ पे आएगा सेंटर में। तो ये 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जितना भी आएगा, ठीक है, क्या होगा, जितना भी आएगा ठीक है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जितना वाटर कंटेंट आएगा वही उसकी लिक्विड लिमिट कहलाती है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जितना वाटर कंटेंट आएगा वही उसकी लिक्विड लिमिट कहलाती है। और ये जो लाइन दिख रही है इसी को हम फ्लो कर्व बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्लो कर्व, इसी को हम बोल देते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कि टोटल लास्ट में फाइनल क्या हमारा डिसीजन निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जितने वाटर कंटेंट पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे 12 mm का खांचा भर जाता है, वही, ठीक है, वही वाटर कंटेंट हमारी लिक्विड लिमिट कहलाती है। क्या समझ में आया निष्कर्ष के अंदर कि जिस वाटर कंटेंट पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे हमारा जो खांचा है वो 12 mm तक भर जा रहा है, वही लिक्विड लिमिट, वही
लिक्विड लिमिट कहलाती है, उस सैंपल की लिक्विड लिमिट कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा प्लास्टिक लिमिट है। ठीक, एक चीज और, इसमें हमने आपको क्या बताया था कि फ्लो कर्व जो होता है, वो फ्लो कर्व हमेशा सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पर बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ जब होती है तो जो फ्लो कर्व होता है वो एक लाइन प्राप्त होती है। क्या? वो एक लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ पे इसको बनाते हैं। अब आई होप कि इसका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी में होती है तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आए, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और जल्दी आप सभी की लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट याद करते हैं। एक ये तो क्या हुआ, कैसा ग्रांडे मेथड द्वारा हुआ। अब नेक्स्ट हम सिंगल पॉइंट मेथड देख लेते हैं। वो छोटा सा है, एक फॉर्मूला, उसके फॉर्मूले पे बेस्ड है। सेकेंड क्या आता है, सिंगल पॉइंट मेथड। सिंगल पॉइंट मेथड क्या होता है? क्योंकि कैसे ग्रांडे जो मेथड है उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम सिंगल पॉइंट मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि WL बराबर W इंटू एन अपॉन में 25 की पावर ई क्या होता है, एन नंबर ऑफ रोज में, सॉरी W क्या होता है, एन आघातों के सापेक्ष जो एन नंबर ऑफ रोज लग रहे हैं वाटर कंटेंट, और ई का मान जो होता है वो कितना होता है, वो 0.068 से 0.121 तक होता है। ठीक है, इसके बीच हम कुछ भी ले सकते हैं ई का मान। तो इससे क्या करते हैं हम, डायरेक्ट वाटर कंटेंट का लिक्विड लिमिट, वाटर जो लिक्विड लिमिट होती है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा था वो प्लास्टिक लिमिट है, डिटरमिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट डिटरमिनेशन, अब आप इसको पढ़िएगा। प्लास्टिक लिमिट बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो उसमें करे थे, लिक्विड लिमिट ज्ञात करने के लिए सॉइल सैंपल लेंगे, 425 माइक्रोन की 40 डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे, ओवन में डाल के फिर निकालेंगे, फिर उसका पेस्ट बनाएंगे। इतना तो हम वही पुराना वाला करेंगे। पेस्ट बनाने के बाद अब क्या करेंगे, पेस्ट जब बन गया तो उसको क्या करेंगे, एक क्या रफ हमारा कांच होगा, रफ कांच होगा, उस कांच पे थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए वो कांच। उस कांच पे पहले क्या करेंगे, उसकी गोली बना लेंगे। क्या, जो मिट्टी होगी उसकी गोली बना लेंगे। गोली आप जानते होंगे बनाना, गोली बना लेंगे। बच्चों ने बहुत गोली बनाए हैं मिट्टी का, मारते भी थे, खेलते थे। ठीक है, तो क्या उसका गोली बनाए, गोली बनाने के बाद उसको जैसे मान लेते, ये हमारा रफ कांच का सरफेस है, इस सरफेस से गोली को क्या करेंगे हम, रोल करेंगे। रोल तब तक करेंगे जब तक वो 3 mm का धागा बनने बाद टूटने ना लगे। ठीक है, तो एक बार जब पानी डालेंगे तो इतना तो हमको अंदाज है नहीं कि एक बार कहीं हाँ वो 3 mm का धागा बनने पर टूटने लगेगा। तो एक बार डालेंगे तो कभी वो और छोट पतला धागा बन जाएगा, कभी थोड़ा मोटा ही रहेगा धागा, तभी टूटने लगेगा। ठीक है, 3 mm धागे की बात हो रही है, तो 3 mm का धागा बनना चाहिए।
तो कभी पतला हो जाएगा ज्यादा, कभी मोटा हो जाएगा। तो हमको क्या किस पे चाहिए कि 3 mm धागा बनने के बाद वो टूटना शुरू हो जाए। 3 mm का धागा बनते बनते वो टूटना शुरू हो जाए, तो जिस वाटर कंटेंट को वो टूटना शुरू हो जाता है वही हमारी प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। ठीक है, यही हो गई प्लास्टिक लिमिट की कहानी खत्म। हाँ, जो कि आपको समझ आए। इसमें कुछ है नहीं, बस 3-4 स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स आपको इसमें लिखने हैं। स्टेप्स यहाँ पे हम लिखने बैठे बहुत टाइम लग जाएगा। ये चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, आप सुन के अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिखने को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के लिंक की तरफ, क्योंकि यह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम श्रिंकेज लिमिट की बात करते हैं। संकुचन सीमा, डिटरमिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। अब डिटरमिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट की बात करते हैं। श्रिंकेज लिमिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट आप उसके लिए रुकेंगे। तो यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ उपकरण होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस 425 माइक्रोन की चालनी से चालेंगे, फिर इसको सुखाएंगे, फिर उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एक क्या डिश आती है जिसको हम श्रिंकेज डिश बोल देते हैं। उस डिश में क्या करेंगे, इसको मिट्टी को रखेंगे, ठीक है। संकुचन तस्तरी की बनी होती है, जो डिश होती है संकुचन तस्तरी मतलब संकुचन तस्तरी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। उसमें क्या करते हैं, हम इस पेस्ट को भरते हैं। कैसे भरते हैं, 1/3 जितना पेस्ट है उसका पहले 1/3 पार्ट, फिर 1/3 पार्ट, फिर 1/3 पार्ट। ठीक है, उसको क्या करते हैं, मिट्टी को पेस्ट को जो होती है मिट्टी की पेस्ट होती है उसको क्या करेंगे, संकुचन तस्तरी जो हमारी स्टेनलेस स्टील की प्लेट, इसको संकुचन कटोरी बोल सकते हैं, उसमें भर कर उसके बाद ऊपरी सतह को प्लेन कर देते हैं। प्लेन करने के बाद क्या करते हैं, हम वहां से उसका वेट ज्ञात करेंगे। किसका, मिट्टी का। मिट्टी का वेट कैसे ज्ञात करेंगे, वो क्या करेंगे, हमको जो कटोरी है, जो श्रिंकेज से कटोरी है, संकुचन कटोरी है, उस कटोरी का वेट हमको पहले से पता होगा। जब खाली कटोरी है उसका वेट हम कर लेंगे। फिर उसमें जो मिट्टी भरने के बाद क्या करेंगे, फिर उसका वेट हम करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं अगर कि जो कटोरी उसका वेट W1 है और जो मिट्टी भरने के बाद वेट है वो W2 है, तो यहाँ से सॉइल का वेट कितना हो जाएगा, वो W2 - W1 करेंगे, तो जितनी मिट्टी उसमें भरी गई है उसका वेट हमको पता चल जाएगा। ठीक है, निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेट निकल के आ रहा है सॉइल का वेट, इसको हम मान लेते हैं W1। क्या, W1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, जो मिट्टी होगी कटोरी से मिट्टी ओवन में डाल देंगे, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद फिर उसको जब निकाल के ले आएंगे ओवन में से, फिर उसको तौल लेंगे। यहाँ पे इसका वेट W1 और वॉल्यूम V1 मान लेते हैं। ठीक है, जब उसको निकाल के उसमें से ले आएंगे, इसमें से ओवन में से 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके निकाल कर ओवन में से ले आएंगे, तो उस टाइम जो वेट होगा उसको मान लेते हैं WD। WD क्यों मानते हैं, क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा। ओवन में जब डाल देंगे तो वो मिट्टी सूखी हो जाएगी। ठीक है, और उसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। इतना हमने किया। जब ये चीज हमने किया, अब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, तो ये हमारा जो श्रिंकेज लिमिट है वो निकल के आ जाएगा। W1 हमारे पास कितना, कौन सा था, जब हमने पेस्ट को भर के उसका वेट किया था, तो पानी और मिट्टी से पेस्ट का टोटल हमारा वेट था W1, पेस्ट का वेट था। लेकिन जब हमने उसको सुखाया, मतलब कि ड्राई वेट उसका WD हो गया। WD V1 पेस्ट का वेट जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो V1 है, और जो ड्राई सॉइल है उसका वॉल्यूम कितना है, V2 है। और गामा W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और गामा D फिर वही ड्राई यूनिट वेट, सॉरी क्या, ड्राई वेट ऑफ सॉइल।
और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में मान रख के आराम से निकाल सकते हैं। ये लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय 100 किया गया, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया गया है। एक मिनट, अब आपको आई होप की दिख रहा होगा लास्ट का भी। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो क्या क्या ये हमने यहाँ से हमारा क्या श्रिंकेज लिमिट निकल के आता है, बहुत इजी वे है। क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे, सेम प्रोसेस वही 425 माइक्रोन का चाले से चाल के मिट्टी को लेके फिर उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको संकुचन दस्तरीय उसमें रख के 1/3, पहले बार 1/3, फिर 1/3, फिर 1/3, ठीक है, टोटल हमारा 1 आ जाएगा। उसको भरेंगे, फिर उसकी सतह को समतल कर लेंगे और उसको इस तरह से भरेंगे कि उसमें कोई भी वाइट्स ना रह जाए, अंदर कोई भी वाइट्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको 1/3 करके भर रहे हैं ताकि उसमें कोई भी वाइट्स ना रह जाए। फिर उसका वेट करेंगे, उसका वेट जो आएगा उसको W1 हमने मान लिया, उसका वैल्यू V1 मान लिया। फिर उसको ओवन में रखेंगे, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। उस टाइम उसके बाद उसको निकालने के बाद उसका वेट करेंगे, वो जो आएगा वो WD आएगा क्योंकि वो क्या ड्राई हो चुका है, और उसका वेट V2 मान लेते हैं। जब इतनी चीज हमने कर ली तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, उसका मान रख के इन दोनों का चारों का मान रख के आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि श्रिंकेज लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों लिमिट कैसे निकालनी है वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर चीजें आपको समझ में आ रही तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, तो आई होप कि तीनों चीजें आपको समझ में आई हो, और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये क्या हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ अटरबर्ग्स लिमिट, जिसको हम कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। अटरबर्ग्स लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।